हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। कल हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बात की थी कि हर आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित होना ही होता है, और उन्होंने जो न्याय की पुरानी धारणाएं चल रही थी, जैसे परंपरागत धारणा, कार्यकारण धारणा, क्रांतिकारी धारणा, उनका खंडन किया था, उनमें कमियां बताई थी और अपने आदर्श राज्य में न्याय का मतलब क्या होगा ये बताया था। तो उनके अनुसार न्याय का मतलब क्या था कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार द्वारा, राज्य द्वारा जो उनको कार्य सौंपे गए हैं वे उनका पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे, तभी एक राज्य में न्याय स्थिर होगा। और न्याय का आवास कहाँ बताया था? हर नागरिक के मन में। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उस राज्य में न्याय स्थिर रहेगा। तो आज हम उनके आदर्श राज्य में जो शिक्षा सिद्धांत, उसकी बात कर लेते हैं कि वे क्या कहते हैं कि आदर्श राज्य में शिक्षा का पैटर्न कैसा होगा। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कहा था कि समस्त नागरिकों में सामंजस्य रहना और अपने अपने धर्म का पालन करना ही न्याय है। अपना अपना धर्म मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। तो प्रश्न ये उठता है कि सामंजस्य किस प्रकार उत्पन्न किया जाए और किस प्रकार अपने व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य किया जाए, और ये कैसे डिसाइड होगा कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है। बताया था ना कि किसी व्यक्ति में साहस प्रधान होगा, किसी में विवेक या किसी में तृष्णा प्रधान हो सकती है। तो तीनों गुण होते हैं, लेकिन कौन सा गुण उस व्यक्ति में प्रधान है ये कैसे डिसाइड होगा, और कैसे व्यक्ति आपस में सामंजस्य बिठाकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो ये जो गुण है, ये ढूंढने के लिए कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है, ये ढूंढने के लिए उन्होंने अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया है कि शिक्षा वह पद्धति है जिसके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति शासन करने योग्य है, कौन सा व्यक्ति सैनिक वर्ग में जाने योग्य है और कौन सा व्यक्ति उत्पादक वर्ग में रहने योग्य है। तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए, किस ध्येय की प्राप्ति के लिए कि सामंजस्य कैसे उत्पन्न किया जाए और कैसे अपना हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। तो इन्होंने दो साधनों, शिक्षा व साम्यवाद की व्यवस्था करते हैं। तो आज हम शिक्षा देखेंगे, साम्यवाद हम आगे देखेंगे। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में ही शिक्षा सिद्धांत के बारे में जिक्र किया है। इसीलिए रूसो ने रिपब्लिक को राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना है। रूसो ने कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वोच्च ग्रंथ है, क्योंकि इसमें शिक्षा के बारे में उन्होंने एलोबरेटली बताया है, काफ़ी इस पर ध्यान दिया है प्लेटो ने। जबकि बहुत पुराने टाइम की बात है, उस टाइम में भी शिक्षा पर इतना जोर देना मायने रखता है। बारकर के शब्दों में शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। एक आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है, और नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा ही हम देखते हैं ना, नागरिकों के चरित्र अच्छा बनता है। आज भी हम आपको शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं, क्यों? ताकि हम अच्छी जॉब कर सकें, नैतिकता हमारे अंदर गुण आ सकें। तो हम सब बुक्स के माध्यम से ही पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारा चरित्र शिक्षा के द्वारा ही ढलता है। ठीक है। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि आत्मा को उस परिवेश में लाना जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उसके स्वांगीण विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हो। ऐसा परिवेश तैयार करना जो व्यक्ति के स्वांगीण विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के टाइम में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी। एक थी एथेंस की शिक्षा पद्धति और एक थी स्पार्टा की। बताया था मैंने, स्पार्टा एक नज़दीकी राज्य था, राइवल स्टेट था, जिसने बाद में एथेंस को डिफीट कर दिया था। तो इन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत का मतलब क्या है कि इन्होंने ये कहा कि मेरे राज्य में शिक्षा कैसे होगी। जैसे अब देखा जाए तो अपने इंडिया में क्या है, 10th में बोर्ड होता है, 12th में बोर्ड होता है, फिर आप 3 साल की डिग्री लेते हैं, फिर 2 साल MA करते हैं, फिर आपको जैसे कोई एग्ज़ाम देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम देनी है तो आपको नेट क्लियर करना पड़ता है, फिर PhD करनी पड़ती है। तो ये सब क्या है? ये शिक्षा सिद्धांत ही तो है, शिक्षा का पैटर्न ही तो है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या आपका कोर्स रहेगा। तो इन्होंने उस टाइम में जो दो पद्धतियाँ चल रही थी शिक्षा की, एथेंस और स्पार्टा, दोनों देशों की शिक्षा पद्धतियों को ध्यान से देखा। ठीक है, उनके गुण दोषों पर विचार किया।
तो पहले एथेंस की शिक्षा पद्धति देखी उन्होंने। एथेंस में क्या था, शिक्षा देना परिवार का दायित्व था। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप, कोई सहायता नहीं करता था। यानी पेरेंट्स का कर्तव्य था कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। अगर पेरेंट्स ना चाहें तो बच्चा पढ़ नहीं पाता था, उसमें राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करता था। जैसे आजकल तो अपन इंडिया में देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये लिख दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा दिलाना ज़रूरी है, माता पिता का कर्तव्य है। तो उस टाइम ऐसा, इस एथेंस में ऐसा कुछ नहीं था, राज्य कुछ इंटरफेयर नहीं करता था। पेरेंट्स चाहेंगे तो दिलाएंगे, नहीं चाहेंगे तो वो बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा। वो पूरी तरह पेरेंट्स पर डिपेंडेंट था। तो इसमें जो एथेंस में जो पाठ्यक्रम था वो 3 स्तर में विभाजित था। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु तक, उसमें पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य पढ़ना, संगीत सुनना, व्यायाम करना आदि शामिल था। उसके बाद थी माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक। उसमें सोफिस्ट द्वारा अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति पढ़ाई जाती थी। फिर तृतीय अवस्था आती थी 18 से 20 वर्ष, उसमें सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलते थे। तो यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, लेकिन शिक्षा देना इसमें राज्य का दायित्व नहीं था। इसलिए ये राज्य की प्रकृति के और आवश्यकता के अनुकूल नहीं होती थी, क्योंकि राज्य को इंटरफेयर नहीं करता था। अपनी मर्जी से जो जैसे चाह रहा है वैसे पढ़ा रहा है। तो राज्य की जो आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। प्लेटो का ये मानना था कि तभी एथेंस डिफीट हो गया था स्पार्टा से, क्योंकि जो इसमें शिक्षा प्रदान की जा रही थी बिल्कुल प्राइवेट हैंड्स में थी। और इसमें सैनिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था। ज़्यादा बल किस पे दिया जाता था, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता था। फिर उन्होंने स्पार्टा की शिक्षा पद्धति देखी, क्योंकि उनका मानना था ना कि भाई अच्छा स्टेट है, इसने एथेंस को डिफीट कर दिया है, तो इसमें ऐसा क्या है इसकी शिक्षा पद्धति में। तो इसमें इन्होंने देखा कि जो शिक्षा पद्धति थी वो पूरी तरह राज्य द्वारा नियंत्रित थी, तो वे राज्य की आवश्यकता व प्रकृति के अनुकूल होती थी। इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, और एक अच्छी बात इसमें ये थी कि इसमें स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जबकि एथेंस में स्त्रियों के लिए शिक्षा नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि स्पार्टा में स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जबकि एथेंस में क्या था कि मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो स्पार्टा में शिक्षा राज्य के पूरी तरह नियंत्रण में थी, इसलिए राज्य की आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी और राज्य की प्रकृति के अनुकूल भी होती थी। तो इन्होंने दोनों पद्धतियों पर विचार किया और उनकी कुछ कमियां लगी, कुछ अच्छाइयां लगी। तो इन दोनों पद्धतियों के बाद इन्होंने क्या किया, अपने की जो हमारा आदर्श राज्य होगा उसमें कैसी शिक्षा पद्धति होगी। तो इन्होंने कहा, प्लेटो ने, कि शिक्षा है वो व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा चलेगी 6 से 20 वर्ष तक, ठीक है। इस शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करके चरित्र का निर्माण करना। जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें चरित्र निर्माण पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, व्यायाम व संगीत। 6 से 18 वर्ष तक, टोटल तो है 6 से 20 वर्ष, लेकिन 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम व संगीत की शिक्षा दी जाएगी। व्यायाम का मतलब यहाँ पर सिर्फ कसरत नहीं है, इसमें ऐसे शरीर का निर्माण करना है जिसमें स्वस्थ और शुद्ध मन हो, साहस हो व्यक्ति में, ऐसे जोशीला, जो अपन बोलते हैं ना जोश भर देना, ऐसी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएं। ऐसे शरीर का निर्माण हो जो स्वस्थ हो, शुद्ध मन हो। तो यहाँ पे सिर्फ कसरत करना ही नहीं है, इसमें पूर्ण शारीरिक विकास होगा, व्यक्ति में सहिष्णुता का डेवलपमेंट होगा, साहस का डेवलपमेंट होगा, धैर्य और वीरता के साथ चारित्रिक विकास होगा। तो उन्होंने बड़ी लंबी बातें की कि व्यायाम में हम सिर्फ जो फिज़िकल कसरत होती है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका संपूर्ण विकास होगा, जिसमें सहिष्णुता होगी, साहस होगा, धैर्य होगा, वीरता होगी, ऐसी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी, उसके चरित्र का विकास किया जाएगा। और संगीत में सिर्फ म्यूज़िक नहीं होगा, संगीत में मन की शिक्षा के लिए भावनाओं व मस्तिष्क की शक्तियों को जगाता हुआ संगीत, कला व साहित्य, यानी सिर्फ म्यूज़िक नहीं, कला व साहित्य भी संगीत में आएंगे। ऐसा साहित्य पढ़ाया जाएगा बच्चों को जिनसे उनका चरित्र का अच्छा डेवलपमेंट हो, ऐसी कलाएं सिखाई जाएंगी, ऐसा संगीत की शिक्षा दी जाएगी उनको। और चरित्र पर
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्लेटो ने कहा था कि चरित्र पर जो साहित्य, जो कला पूरा प्रभाव डाले, उस पर राज्य को सेंसरशिप लगा देनी चाहिए, यानी उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 6 से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा चलेगी। उसमें भी उन्होंने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 6 से 18 वर्ष तक, जिसमें व्यायाम और संगीत, जिनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कसरत और म्यूज़िक सुन लिया, नहीं, पूर्ण शारीरिक विकास, शुद्ध मन का विकास, सहिष्णुता, धैर्य, वीरता, और संगीत में कला व साहित्य पर भी जोर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा साहित्य नहीं पढ़ाया जाएगा जो बच्चों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डाले। फिर 18 वर्ष तक ये पढ़ा दिया। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक सैनिक शिक्षा की व्यवस्था होगी, यानी 18 से 20 वर्ष 2 साल उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट आता है उच्च शिक्षा का। ठीक है, ये हमने प्रारंभिक शिक्षा देख ली। अब उच्च शिक्षा में उन्होंने क्या कहा। प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी के लिए होगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि स्त्री व पुरुष दोनों के लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की बात की थी, जो कि एक बहुत मायने रखती है बात कि उस टाइम में उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा की बात की थी। तो अब उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सभी के लिए है, लेकिन उच्च शिक्षा कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। अब 20 वर्ष में क्या होगा, एक परीक्षा होगी, बौद्धिक व क्रियात्मक परीक्षा, एक एग्ज़ाम ली जाएगी, जिसमें जो फेल हो जाएगा वो तो सैनिक व उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएगा। ठीक है, और जो इस परीक्षा में पास होगा उसके लिए आगे उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। यानी 20 वर्ष तक सबको शिक्षा दी, 20 वर्ष में एक एग्ज़ाम ली उन्होंने, उसमें जो फेल हो गए वो 3 वर्ग बताए थे मैंने राज्य के, कौन कौन से थे, शासक, सैनिक व उत्पादक। तो सैनिक व उत्पादक वर्ग हैं वो फेल होने पर उधर सैनिक उत्पादक वर्गों का निर्माण हो जाएगा, और जो उत्तीर्ण होगा उनको आगे शासन व्यवस्था में जाने के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब उच्च शिक्षा क्या है, ये 20 वर्ष की आयु से प्रारंभ होगी और उन्हें योग्य और कुशाग्र व्यक्तियों को दी जाएगी जो भविष्य में आदर्श शासक बनने की योग्यता रखते हैं। अब शासन का गुण उन्होंने क्या बताया था कि विवेक व ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए, वही शासक बनेगा। तो इस अब जो उच्च शिक्षा है उस पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाएं जो मस्तिष्क को विकसित करते हैं, जैसे गणित। इन्होंने गणित, ज्योमेट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ज्योमेट्री, तर्कशास्त्र इत्यादि। यानी अब ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे जिसमें व्यक्ति का विवेक जागृत हो, उनका ज्ञान बढ़े। तो अब 20 से 10 वर्ष तक इन विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। फिर 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि 20 के बाद एक एग्ज़ाम होगी, उसमें जो फेल हो जाएंगे वो सैनिक व उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, और जो पास हो जाएंगे वो आगे उच्च शिक्षा के लिए बढ़ेंगे। तो उच्च शिक्षा 20 से 10 वर्ष तक दी जाएगी, 20 से 30, 10 साल के लिए दी जाएगी, और 30 साल की आयु में एक एग्ज़ाम होगी। ठीक है, 30 साल की आयु में फिर से एक एग्ज़ाम होगी, उसमें जो फेल हो जाएंगे वो बनेंगे साधारण अधिकारी, जो राजा के अलावा अधिकारी होते हैं ना, वो बनेंगे। ठीक है, और 30 वर्ष के जो उसमें पास हो जाएंगे उनको शासन कार्यों के लिए आगे शासक बनने के लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो परीक्षा में असफल होंगे वो कौन होंगे, साधारण अधिकारी, और जो परीक्षा में सफल होंगे वो 35 वर्ष की आयु तक उनको द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी 30 से 35 वर्ष तक उनको। ठीक है, द्वंद्ववाद मतलब डायलेक्टिक्स की शिक्षा दी जाएगी। अब द्वंद्ववाद के द्वारा क्या होगा, प्लेटो ने कहा द्वंद्ववाद के द्वारा उनमें विशुद्ध तत्व का ज्ञान होगा, वही सर्वोच्च ज्ञान है जिसमें वो समझ पाएंगे कि क्या शुभ है क्या अशुभ, यानी सब कुछ उस ज्ञान के बाद उन्हें सच्चाई, जो असली सच्चाई है, जो शेडोज़ नहीं है, मैंने बात की थी थ्योरी ऑफ आइडिया में, जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में वो जान पाएंगे, जो अपना टेम्पररी वर्ल्ड है ह्यूमन बींग्स का, इससे वो आगे निकल जाएंगे, उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो इस सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, किस ज्ञान को, कि इस दुनिया से परे भी एक परमानेंट वर्ल्ड है जो कि असली सच्चाई है, नैतिकता क्या होती है, सर्वोच्च ज्ञान क्या है, तो जो इसको प्राप्त कर लेगा वही शासन करने के योग्य होगा। ठीक है, तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य है शासक व दार्शनिक राजा अथवा संरक्षक को वो उत्पन्न करना जिसका राज्य में सर्वोच्च स्थान होगा। तो अब हमने देखा कि 35 साल तक तो सिर्फ उनको
सैद्धांतिक जो ज्ञान दिया गया है, मतलब उनको व्यवहारिक ज्ञान तो कुछ हुआ ही नहीं, वो लगातार एक टीचर के अंडर हैं, वो स्टडी कर रहे हैं लगातार, तो उनको व्यवहारिक जो ज्ञान है फ़िलहाल अधूरा है। तो 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के बाद उनको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान व्यर्थ है और सैद्धांतिक ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान अंधा है। तो 15 वर्ष 35 साल के बाद 35 से 50 वर्ष तक यानी 15 साल तक उनको संसार या जीवन की पाठशाला में थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था है कि अब जाओ जीवन में देखो, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करो। अब 50 वर्ष की अवस्था तक संसारिक जीवन की कठोर परीक्षाओं में लोक व्यवहार और शस्त्रों का जो गंभीर ज्ञान रखेगा वही राजा या शासक बनने का अधिकारी है। जो दार्शनिक यहाँ हमें प्राप्त होंगे 50 वर्ष की आयु में जाकर, ठीक है। 35 साल तक तो औपचारिक शिक्षा मिली, 35 से 50 वर्ष 15 साल उनको संसारिक जीवन में छोड़ दिया गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उसके बाद 50 वर्ष की आयु में हमें हमारा दार्शनिक राजा मिलेगा, ठीक है। तो ये थी प्लेटो के शिक्षा योजना। तो उसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा। पहले तो ये देखो कि 2 में डिवाइड कर दिया है, प्रारंभिक व उच्च। प्रारंभिक कब से है, 6 से 20 वर्ष तक, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है, 6 से 18 और 18 से 20। 6 से 18 किसका होगा, व्यायाम व संगीत, और 18 से 20 सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उच्च शिक्षा क्या, फिर 20 तक प्रारंभिक शिक्षा दे दी, 20 में क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगी, उसमें जो फेल हो जाएंगे वो सैनिक और उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे, और जो पास हो जाएंगे वो आगे उच्च शिक्षा के लिए बढ़ेंगे। अब उच्च शिक्षा 20 से 30 10 साल तक उनको दी जाएगी, जिसमें क्या था, गणित, ज्योमेट्री है, तर्कशास्त्र है। फिर 30 साल में एक एग्ज़ाम होगी, उसमें जो फेल हो जाएंगे वो साधारण अधिकारी जो राजा के अंडर काम करते हैं वो बनेंगे, और जो पास हो जाएंगे उनको 30 से 35 साल यानी 5 साल तक डायलेक्टिक्स, द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसे दार्शनिक राजा हमें प्राप्त होंगे। फिर 35 से 50 साल तक उनको व्यवहारिक जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो 50 साल की उम्र में हमें हमारा दार्शनिक राजा मिल जाएगा। तो अब हमने देखा, मैंने शिक्षा सिद्धांत है उसको बताने से पहले बताया था कि ये जो तीनों वर्ग है इनकी प्राप्ति कैसे होगी, सैनिक कहाँ से मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन सैनिक वर्ग के योग्य है, कौन उत्पादक वर्ग के योग्य है, कौन शासक वर्ग के योग्य है। तो अब हमें पता चल रहा है कि जो 20 साल में फेल हो गए थे सैनिक उत्पादक वर्ग में शामिल हो गए थे, और उसके बाद साधारण अधिकारी बने, उसके बाद राजा बने। तो इस प्रकार हमें हमारे तीनों वर्ग मिल जाएंगे और तीनों फिर अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो इस प्रकार जो समाज है उसमें हार्मनी बनी रहेगी और अपने अपने लोग कर्तव्य का पालन करेंगे। तो प्लेटो की शिक्षा योजना के गुण क्या हैं भाई, उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों, किशोरों, युवाओं और प्रौढ़ों सभी के लिए अलग अलग है। यह पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक सीमित न होकर मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक फैला है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है अनवरत प्रक्रिया है। देखा आपने कि 50 साल तक वो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है जिसका उद्देश्य चरित्र में सुधार और कर्तव्य भावना की प्रवृत्ति। प्लेटोवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास करना है, अर्थात यहाँ पर सार्वजनिक स्वांगीण विकास हो रहा है व्यक्ति का। फिर प्लेटो की जो शिक्षा है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। यह प्लेटो का एक क्रांतिकारी विचार है। दर्शन व बौद्धिक शिक्षा द्वारा आदर्श शासकों का निर्माण। प्लेटो का एक कथन था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं बन जाएंगे तब तक नगर राज्यों की बुराई का अंत नहीं हो सकता। यानी या तो सिर्फ दार्शनिकों को ही राजा बनाओ या फिर जो राजा हैं उनको दार्शनिक बना दो, उनको दर्शन शास्त्र पढ़ा दो। और ये बात समझ में कि उन्होंने ये कहा कि दर्शन ही सब कुछ है, दार्शनिक राजा ही एक अच्छा राजा साबित हो सकता है। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा तब तक राज्यों की बुराई का अंत नहीं होगा। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना है। तो ये उनकी शिक्षा योजना के गुण हैं। इसमें मुख्य सबसे क्रांतिकारी क्या है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए व्यवस्था की है उन्होंने। बौद्धिक शिक्षा के साथ सैनिक प्रशिक्षण का भी उन्होंने व्यवस्था की है। दार्शनिक राजाओं का निर्माण किया है, अनवरत चलने वाली इसको प्रक्रिया माना है। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है और चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य पर उन्होंने बैन लगाया है और हर वर्ग के लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है। अब इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं।
आलोचनाएं क्या है कि उन्होंने उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर विशेष महत्व नहीं दिया है। हमने देखा था कि 20 साल में एक एग्ज़ाम होगी, उसमें जो फेल हो जाएंगे वो सैनिकों उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। तो खासकर उन्होंने उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर विशेष महत्व नहीं दिया। उनको सिर्फ 20 साल तक की शिक्षा लेनी है, उसके बाद क्या करना है उन्होंने नहीं बताया। यह इस शिक्षा में केवल संरक्षकों व शासकों की शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया है। एक बड़ा वर्ग, जो अब हम देखते हैं कि अपने समाज शासक हैं वो एक होगा प्लेटो के अकॉर्डिंग, और सैनिक हैं वो भी कुछ ही होंगे, लेकिन सबसे बड़ा वर्ग क्या होगा? उत्पादक वर्ग होगा। भाई समाज का ज़्यादातर हिस्सा क्या होगा? उत्पादक वर्ग। तो उन्होंने समाज के बड़े हिस्से के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। उत्पादक वर्ग में कौन आता है? कृषक, कारीगर, मजदूर, जो कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये क्या समाज का बड़ा हिस्सा ये है, तो इन्होंने इस समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा है। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा में गणित व दर्शन शास्त्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और साहित्य की उपेक्षा की गई है। इस साहित्य को उन्होंने कम महत्व दिया है। और इन्होंने क्या कहा कि भाई जो चरित्र पर बुरा प्रभाव डालेंगे उस साहित्य पर राज्य बैन लगा देगा। तो इसने इस चक्कर में राज्य के नियंत्रण में उनको जकड़ने का कड़ा प्रयास कर दिया। जबकि कला है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कलाकार है तो उसको अपनी बातें रखने का हक होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर राज्य सेंसरशिप के नाम पर अच्छे साहित्य पर भी बैन लगाने लग गया तो कैसे उन्होंने व्यवस्था गलत की है। एक उन्होंने राज्य नियंत्रित या राज्य संचालित शिक्षा बताई है, जो वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए नहीं जबकि राज्य के विकास के लिए है। क्योंकि अगर राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होगी तो राज्य अपने अकॉर्डिंग शिक्षा दिलवाएगा, उसमें राज्य की जो आवश्यकताएँ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। एक है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबी और बहुत ही खर्चीली है, क्योंकि 35 साल तक अगर कोई टीचर के अंडर रह रहा है तो हर कोई ये फ़ीस वहन नहीं कर पाएगा, केवल धनी व्यक्ति ये शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। और ये शिक्षा जो है बहुत लंबी है, इतना पढ़ना बच्चों के लिए बोरिंग हो जाएगा। और वो लगातार 35 साल तक अगर टीचर के अंडर रहेंगे तो उनमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी होगी। 35 वर्ष की आयु तक जो शिष्य बने रहेगा उस व्यक्ति में नए कार्यों के लिए उत्साह कम हो जाएगा, आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं बन पाएंगे। तो ये शिक्षा पद्धति कुछ ज़्यादा ही लंबी उन्होंने रख दी। फिर अगली आलोचना क्या है कि प्लेटो का जीवन दृष्टिकोण निराशा उत्पन्न करने वाला है। वह स्थिर प्रज्ञ की तरह जीवन बिताने का निर्देश देता है कि व्यक्ति को एक काम सौंप दिया, उनको जीवन भर एक ही काम करना है। वो कोई और काम, कोई और हॉबीज़ अगर उसके हैं तो उसमें वो भाग नहीं ले सकता। तो जीवन भर अगर एक ही व्यक्ति एक ही काम कर रहा है तो कुछ टाइम बाद में वो बोर होने लगता है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने कि दार्शनिक राजा की जो शिक्षा है उस पर ही ज़्यादा बल दिया है। बहुत लंबी है, बहुत खर्चीली है, निराशा उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि बोरिंग हो जाता है कि एक काम करना, दूसरे कामों में ही व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता। साहित्य पर नियंत्रण, कठोर नियंत्रण लगाने की बात कहकर उन्होंने जो कला है उसको जकड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर भी प्लेटो की शिक्षा पद्धति का महत्व है। क्या है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, लेकिन ये अपने समय की दृष्टि से पर्याप्त आगे और मानव के सर्वांगीण विकास को ध्येय मानकर चलती है। प्लेटो ने शिक्षा पर जो बल दिया है तथा शिक्षा का जो व्यापक महत्व बताया है उसके लिए संसार उच्च शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। उसने ही सर्वप्रथम शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बताया और यह कि शासन एक कला है और इसी कारण शासन कार्य सर्वाधिक योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। उस ज़माने में भी उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने उपयुक्त बताया और शिक्षा को एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया माना। इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो ऐसा माना उन्होंने। तो उस टाइम में वो बहुत आगे थे अपने इस सिद्धांत में। तो उन्होंने कहा था मेरे आदर्श राज्य में ऐसे शिक्षा दी जाएगी। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही एडवांस्ड जो प्रक्रिया थी, तो इसलिए उनका महत्व भी है। तो हमने प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत देखा, उसका महत्व देखा, उसके गुण देखे और उसकी आलोचनाएं देखी।